इसका पेपर है जून 16, पेपर 1-2। ये पेपर मैंने ग्रुप पे डाल दिया था और आप इसको ग्रुप से देख सकते हो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है, ये पास पेपर क्लास है तो हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है वो चेक करो। अनिल है सम स्वीट्स विद अ मास ऑफ 600 ग्राम करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम। अच्छा, अपर बाउंड लोअर बाउंड में मैंने आपको क्या सिखाया है कि देखो, जो नंबर करेक्ट के बाद लिखा है यानी 10, उसको आधा करो। आधा करके अगर तुम 600 में ऐड कर दोगे तो अपर बाउंड आ जाएगा। 600 से माइनस कर दोगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट करो, पार्ट ए। Anil sells the sweets in small portions. Each portion has a mass of 25 gram, correct to the nearest gram. He sells 10 portions of the sweets. Calculate the lower bound of the mass. मैंने आपको सिखाया कि जो नंबर 10, जो नंबर करेक्ट के बाद लिखा हो, उस नंबर को हाफ करो, और अगर आप उस नंबर को हाफ करके ऐड कर देते हो तो इसको कहते हैं अपर बाउंड, और अगर माइनस कर दो तो इसको कहते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, अब ये वाली जो वर्किंग है ये भी आप कंपेयर कर सकते हो। कोशिश करें कि आप इस वाले पार्ट को खुद करें। ये बगैर कैलकुलेटर वाला पेपर है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये पेपर 1 का है। तो अब इसको शुरू करिएगा। ठीक है, अब मैंने इसमें वर्किंग में ये शो किया है कि जो नंबर करेक्ट टू के बाद लिखा है उस नंबर को पहले हाफ करो, और मैंने 10 को हाफ किया, माइनस कर दो तो लोअर बाउंड आ जाएगा। अच्छा, अब यही प्रोसीजर यहाँ पर है। अनिल सेल्स द स्वीट्स इन स्मॉल पोर्शंस, ईच पोर्शन हैज अ मास ऑफ 25 ग्राम। नियरेस्ट ग्राम के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 ग्राम हो जाएगा। ही सेल्स 10 पोर्शंस ऑफ द स्वीट्स। मैंने उसमें 0.5 ऐड कर दिया तो 25.5 आ गया, और 25.5 को इंटू 10 कर दिया। उसने उसके 10 पोर्शन, जो स्वीट्स के 10 पैकेट्स डिवाइड की, सेल आउट किए। अच्छा, माइनस क्यों किया मैंने, यहाँ ये कॉन्सेप्ट जरा समझना पड़ेगा कि माइनस क्यों किया। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। अगर दो चीजों का डिफरेंस है, अगर दो चीजों का सब्ट्रैक्शन हुआ हुआ हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है। उसमें एक आता है लोअर बाउंड और एक आता है अपर बाउंड। लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड कर दें तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला स्टेप देखें सब लोग, ये वाली वर्किंग चेक करें।
ठीक है, अब इसमें जिन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, अब ये चूंकि पेपर 1 की क्लास है तो जैसे मैंने कल की क्लास में भी कहा था कि पेपर 1 की जो क्लासेस हैं ये हम रेगुलर अब रखते रहेंगे इंशाल्लाह, और पर्पस ये है कि आगे चलकर हमें ज़ाहिर CI की तैयारी करनी है। तो पेपर 1 ऐसी चीज़ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर होता है, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत आराम से ही अपडेट होते रहते हैं। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके मेरे साथ परफॉर्म करते रहें। अच्छा, अब इसमें ये वाला क्वेश्चन देखें, हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने कराया हो, मुझे इसका याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, जो लोग लास्ट वाली पिछली वाली क्लास में थे वो चेक करें कि क्या क्वेश्चन नंबर 17 करवाया था मैंने। अगर नहीं है तो 17 शुरू कर लेते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट पढ़ो। वो कहता है इसने आपको बेरिंग दिया हुआ है A फ्रॉम C 060, डायग्राम में भी शो किया हुआ है। अच्छा, फिर इसने आपको बेरिंग दिया हुआ है C फ्रॉम B, वो दिया हुआ है X। अच्छा, अब ये कहता है गिवन दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस
फाइंड द 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन अब ये नहीं बता रहा कि कौन सी वाली डायग्राम, कौन सी वाली फिगर में कौन सी दो साइड्स हैं जो आइसोसेलेस हैं। हो सकता है कि अगर हम ऑप्शंस देखें, हो सकता है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, हो सकता है ए सी इज इक्वल टू बी सी, हो सकता है ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये ऑप्शंस तो अवेलेबल है ना, तो एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब मसला क्या होता है समझने की, इसमें जो चीज है वो क्या है कि हो सकता है आपके पास 3 साइड्स हैं, हो सकता है कोई सी दो बराबर हो। अच्छा, अब सवाल में वो यही कह रहा है, पढ़ो गौर से, फाइंड द 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो जब तुम इस वाले सवाल को शुरू करोगे तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, तुम वो सारे ऑप्शन रखो और 3 ऑप्शन बनाओ और 3 ऑप्शन बना के सॉल्व करो। मैंने इसी तरह 3 ऑप्शंस शो किए। देखो मैंने 3 ऑप्शन बनाए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। मैंने 3 ऑप्शन बनाए हैं और वो 3 ऑप्शन जो है, आप लोग भी वो 3 ऑप्शन देखो और मुझे 3 ऑप्शन पे सॉल्व करके बताओ। सब लोग क्वेश्चन नंबर 17 करें और 17 का आंसर आ जाए तो मुझे शेयर करिएगा। मैंने स्क्रीन पर इसके 3 ऑप्शन ये बनाए हैं।
ठीक है, आप जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो इस आंसर को स्क्रीन से कंपेयर करें। जहां भी आप रुकें वो आप मुझसे माइक खोलकर या चैट के ऊपर पूछ लें। देखो, ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा दूसरा पेपर है। अब ये जो टॉपिक है ये है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स अभी हमने करा नहीं है एज अ चैप्टर, और ये बड़े चैप्टर्स में आता है। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 20 प्रोबेबिलिटी पर है। ये भी अभी हमें करना है। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, हम वो परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको फंक्शन का टॉपिक करवाया था शुरू में। सबसे पहले जब हमने ग्रुप शुरू किया था तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो फंक्शन का है। तो सब लोग ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन, ये जो ये वाला पार्ट है, पार्ट बी, लिखा हुआ है g-2। तो आपको क्या करना है कि x की जगह ये -2 रख दें। x की जगह -2 पुट कर दें। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। और आंसर आए तो मुझे चैट पे बताइएगा। x की जगह -2 रखें और जो भी आंसर आए वो मुझे प्लीज बताइएगा चैट के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन है पार्ट बी का 1। अच्छा, अब दूसरा देखें, जी इनवर्स। अच्छा, मुझे पहले पार्ट का आंसर जिन लोगों ने निकाला हो वो प्लीज आंसर शो करो। जो लोग पार्ट 1 का आंसर निकाल लो वो मुझे प्लीज अपने चैट के ऊपर आंसर लिखो। सही है। अच्छा, अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? जब आपने पहला पार्ट शेयर कर दिया तो अब देखो, इनवर्स निकालने का हमने सीखा था। एक मर्तबा रिवाइज भी कर लेते कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने का तरीका, ये बड़ा आसान सा सवाल है। जो फंक्शन का सवाल आता है वो अक्सर पेपर में आपको मिलेगा। अब इसमें होता क्या है कि जब आप इनवर्स निकालते हैं तो सबसे पहले आप सपोज कर लें कि जो फंक्शन है वो y के बराबर है। सबसे पहले आप सपोज कर लें कि जो फंक्शन है वो y के बराबर है।
ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप सपोज कर लो कि जो फंक्शन है वो y के बराबर है, फिर आप रीअरेंज करो और रीअरेंज करके x को सब्जेक्ट बनाओ। जब आप x को सब्जेक्ट बना लोगे तो यही आपको इनवर्स मिल जाएगा। x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि ये फंक्शन अब इनवर्स है। हम लोग कर रहे हैं जून 16, मैंने ग्रुप पे भी लिखा है जून 16 12। ठीक है, अब ये जो इनवर्स वाला प्रोसीजर है सब लोग ये कॉपी करिएगा। ठीक है, इनवर्स निकालने का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो भी फंक्शन है उसको y सपोज करो, रीअरेंज करके x बनाओ। एक मर्तबा जब तुम x बना लोगे तो इसी को कहते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब है x को y बना लो और y को x बना लो। ठीक है, अब हमने इनवर्स का थोड़ा सा प्रोसीजर दोबारा देख लिया और ये क्वेश्चन भी हमने इनवर्स पे रिलेटेड था, ये कर लिया। इसके बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। जरा क्वेश्चन सामने रखिएगा और पहले एक मर्तबा पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो पेपर 1 की प्रिपरेशन में हमसे वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम सिर्फ वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि हम कर सकते हैं पेपर 1 के विदाउट प्रॉपर चैप्टर रिवीजन, जो कि बहुत बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। The table shows the population correct to two significant figures of some African countries in 2014. In 2014, the population of Nigeria was 177156000. अब वो कह रहे हैं कि टेबल कंप्लीट करो नाइजेरिया यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, अब हम ये कैसे करते थे, इसका तरीका क्या है? अगर हम इसको परफॉर्म करें तो आप यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 आ गया। तो ये जो पहला 7 है इससे पहले डेसिमल जो है अगर आप लगा देते हो तो डेसिमल को यहां तक लेकर आओ, प्लेसेस गिनो
प्लेसेस गिनो और डेसिमल तक लेकर आओ। जो प्लेसेस हैं आप गिने, 3 प्लेसेस, फिर 2 5 यानी 6 7 8। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1.77 और उसके आगे 10 की पावर आप जितनी प्लेसेस गिनोगे उतनी लगा दो। फिर वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग, द पॉपुलेशन ऑफ चाड वाज 10 टाइम डैश टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं ये वाली चीज? इसके लिए आप रेशो बनाओ। इसके लिए आप क्या बनाओ? रेशो बनाओ। इसके लिए आप रेशो बना दो। देखें हमने क्या किया, इसको 10 की पावर 8 में कन्वर्ट किया पहले पार्ट को, उसके बाद पार्ट नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखो पार्ट 2 कैसे होगा। इसके लिए आप एक रेशो बनाओ। रेशो बनाने का मतलब है कि आप जो चैट की पॉपुलेशन है उसको ऊपर रखो और निबीबिया की पॉपुलेशन को नीचे रखो। ऊपर नीचे रख के रेशो बना लो। 10 पावर 7 10 पावर 6, 7 माइनस 6 जो है वो 10 पावर 1 हो जाएगा। 1/2 को लिखेंगे 0.5, 0.5 इंटू 10 करें तो रेशो आ गई 5, मतलब वो 5 टाइम्स है। ये वाली चीज कॉपी करिएगा, ये वाली चीज कंप्लीट करिएगा।
The population density of country is measured as the number of people per square kilometer. It can be found by dividing the population of the country by its area. The area of Sudan is this much square kilometer. Estimate the population density of Sudan. Give your answer correct to one sig fig. अब सूडान का उसने मुझे एरिया दे दिया तो मैं एरिया नीचे रख देता हूं, ऊपर टेबल में जाकर सूडान की पॉपुलेशन रख दो. अच्छा, हमने इसमें सीखा हुआ क्या है कि जो भी चीज आप इसमें रखोगे, देखो जो भी चीज आप इसमें ऐसे रखोगे, ऊपर नीचे इंडाइसिस माइनस होती हैं, माइनस करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लो सब लोग. अब इसका पार्ट नंबर ई जो है, पार्ट नंबर सी करके दें, पार्ट नंबर सी करके दें. ठीक है, अब अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो इसमें हमने पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल ली, और ये बेसिक स्टेप था जो हमने करा है. ये जो अगला क्वेश्चन है ये है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पर. ये टॉपिक अभी हमने करा नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूं. हम बेसिकली वही टॉपिक कर रहे हैं जो बहुत बेसिक मैथ है. और अगला क्वेश्चन मैं ये वाला रख रहा हूं. ये वाला जो सवाल है ये मेंसुरेशन पर है. सब लोग पहले एक मर्तबा क्वेश्चन पढ़ लो. ये वाला क्वेश्चन मेंसुरेशन पर है.
ठीक है, अब ये देखें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 3r and angle A and a circle with radius r. The ratio of the area of the sector to the area of the circle with radius r is 8:1. दोनों का जो रेशो दिया हुआ है वो 8:1 है। इसमें आ रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर और आ रहा है एरिया ऑफ द सर्कल। अब वो कह रहे हैं ए की वैल्यू निकालें। इसमें आप फॉर्मूला सामने रखो और फॉर्मूला लगाकर रेशो बनाओ और इक्वल टू 8:1 कर दो। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। मैंने उसको A1 कर दिया। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, उसमें एंगल रखा ए, और फिर मैंने उसमें उसको सिंप्लीफाई किया, रेशो बनाई। रेशो से दी हुई थी 8:1। सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू आ गई। सब इसको सॉल्व करिएगा। ये तो हम बाहर से ताजियत करके आएंगे ना। तो इस स्टेज में ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बस ये होता है। बाकी तो किसी अगर पेपरों तक पहुंच गया तो देखिए। अब इसमें हमने रेशो लगाई है और रेशो लगाकर ए की वैल्यू आ रही है 20। चलो अब इसका पार्ट 2 चेक करो। लिखा हुआ है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड आर फॉर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर का मतलब मेंसुरेशन में क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि सारी साइड्स को सम अप कर दो। पेरीमीटर का मतलब है कि जितनी भी साइड्स हैं सबको सम अप कर दो। देखो ये पेरीमीटर का मतलब है कि जितनी भी साइड्स हैं सबको सम अप कर दो। इसमें ये वाली एक साइड है, एक साइड ये वाली है, ये दोनों तो रेडियस हैं। और फिर आप इसको ले आओ, ये सारी जो साइड्स हैं उन सबको सम अप कर दें। ठीक है, अब इसमें पेरीमीटर की लॉजिक लगाओ। पेरीमीटर का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। जितनी भी साइड्स हैं सेक्टर की 3 साइड्स हैं, तीनों ऐड कर दो।
और देखो मैंने उसका फॉर्मूला स्क्रीन पे शो किया है। पेरीमीटर का यहाँ क्या मतलब होगा, 2r, दो रेडियस है, प्लस आर्क लेंथ। 2r में चूंकि रेडियस 3r है वो मैंने रख दिया, और फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, और थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर में रेडियस मैंने रख दिया 3r, सिंप्लीफाई किया, और उससे मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया। उसने कहा था एक्सप्रेशन दो, उसने ये भी बोला था सवाल में कि एक्सप्रेशन में पाई आना चाहिए और आर। तो सब लोग अब पार्ट नंबर बी की वर्किंग शेयर करो। ठीक है, ये वाली वर्किंग बन गई। और अब देखो अगला क्वेश्चन 25, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। अच्छा ये वो टॉपिक है, देखिए ये टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नंबर पैटर्न। ये वाला टॉपिक अभी हमने करा नहीं है तो हम इसको छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 26, मेक पी द मिड पॉइंट सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब इसको रीअरेंज करो और पी को सब्जेक्ट बना के दिखाओ। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करें 26। देखो जब आप इसका ये वाला क्वेश्चन करते हो, जब आप इसका ये वाला क्वेश्चन कर लो तो नीचे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई फुली।
अच्छा, इसमें जो सिंप्लीफाई वाला पार्ट है, जो नीचे पार्ट 2 वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे लगेगा ब्रेकिंग द मिडल टर्म। ऊपर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे लगेगा ब्रेकिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अब ये वाले दो पार्ट है, ये दोनों क्वेश्चन शुरू करें। अब इसमें देखो, पहले पार्ट में मैंने पी को सब्जेक्ट बनाया, चलें। अब इसमें पी को सब्जेक्ट बना लिया। अब पी को जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, उसके बाद अब जरा देखें, ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे लगाया ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। अब ये वाली वर्किंग शेयर करें।
ठीक है, ब्रेकिंग द मिडल टर्म जब हम लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बीच में नंबर है 9, इस कॉर्नर पे 2 है, दूसरे कॉर्नर पे 5, तो 2 इंटू 5 किया तो 10 आ गया। अब 10 और 1 ले लिया, 10 और 1 इसलिए लिया कि बीच में आ रहा है 9, तो हम उसको 9 के साथ लिंक करें तो 10 और 1 का एक पेयर बन गया। तो ये वाला पेपर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, भाभी से बात करना, जो बात करें कि क्या उनका है कोई अगर प्लान, यासे से पूछ लेता हूँ क्या है, क्या आ रहा हूँ मैं, नहीं वो तो फिर साथ आएंगे तो फिर कोई कहता है। चलें, इसको फिर यहाँ तक रोक लेते हैं, आज का काम यहाँ तक कंप्लीट है। ये पेपर कंप्लीट हो गया, हम अपनी अगली क्लास में इंशाल्लाह अब नया पेपर शुरू करेंगे। आज का काम यहीं तक है और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।